क्या आप जानते हैं कि कोविड के अब तक 6 वेरिएंट्स आ चुके हैं? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, लैम्डा। नमस्कार, मैं मनीष हिंदवी। जैसे जैसे सेकेंड वेव के थमने की सूचनाएं आ रही हैं, केसेस कम हो रहे हैं, वैसे वैसे वापस फिर लापरवाही दिखने लगी है। बाज़ारों में अनर्गल की भीड़ दिखने लगी है। मैं नहीं कहता कि काम बंद हो जाए, मगर जहां ज़रूरत नहीं है वहां पर भी लोग दिखने लगे हैं। बिना मास्क के वो सैनिटाइजेशन, हाथों का हाथ साफ करना, दूरी मेंटेन करना, वो सब वापस फिर दिमाग से ब्लर करता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। तो और इसी बीच चर्चा शुरू हो गई है तीसरी वेव की, डेल्टा प्लस वेरिएंट की। लगातार बात हो रही है कि हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कैसे और बढ़ाएं। सरकार के बहुत आंकड़ों पर मत जाइएगा। वैक्सीनेशन की सच्चाई ये है कि अभी हमने कुल 4% लोगों को फुली वैक्सीनेट किया है, यानी पूरी तरीके से वैक्सीनेट किया है। तो आज की इस चर्चा को हम 3 भाग में करेंगे। पहला, तीसरी वेव पर बात करेंगे, थोड़ा उसके पहले फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव की बात भी करेंगे, वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे इम्पेरेटिव मेजर्स की, ख़ास तौर से कि हमें कैसे सतर्क रहना है। सेकेंड वेव ने जो हमें सिखाया, बहुत दर्दनाक तरीके से सिखाया, लेकिन सिखाया, उसको कैसे फॉलो करेंगे और कैसे बचेंगे। तो इससे पहले मैं बात तीसरी वेव पर करूं, हमें थोड़ा पहले चलना होगा। कुछ डेटा देखने की कोशिश करते हैं, कुछ एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो पिक्चर थोड़ा और क्लियर होगी। भारत में पहला केस रिपोर्ट हुआ त्रिशूर, केरला से 27 जनवरी 2020 को। एक लड़की जो वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वो लौटी 23 जनवरी को और उसने रिपोर्ट किया, और उससे कहा गया कि अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे तो आप बताइएगा। सिम्टम्स आने के बाद उसने रिपोर्ट किया और 27 जनवरी को पहला केस हमारा कन्फर्म हुआ कोरोना का। अगर कुछ केसेस पर बात करें हम लोग कि किस तरीके से केसेस बढ़े, तो उसके लिए एक डेटा आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं। फरवरी में बहुत नॉमिनल रहा, ना के बराबर ट्रेस हुए केसेस। 22 मार्च की अगर हम बात करें तो 22 मार्च को 66 केस रिपोर्ट हुए थे। मैं एक बात शुरू करने के पहले यहाँ और स्पष्ट कर दूं कि पूरी तरीके से सरकारी आंकड़ों को लेकर मैं चल रहा हूँ। हम सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि बहुत सारी अंडर रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन उसकी बात ना करते हुए हम पूरी तरीके से सरकारी आंकड़ों पर अपने आप को फोकस करेंगे और उसी की बात करेंगे। तो 22 मार्च की बात इसलिए कर रहा हूँ, इस दिन जनता कर्फ्यू लगाया हो गया होगा, आप सब लोगों को याद होगा। उस दिन 66 केस, 66 केसेस रिपोर्ट हुए थे। 4 मई को इसलिए क्योंकि अप्रैल भर बहुत सख्त वाला लॉकडाउन था और वो मई में धीरे धीरे खुलने की तरफ बढ़ रहा था। कुछ फर्म MSMEs को छूट दी गई थी, शराब की दुकानें खुल गई थी। उस दिन 3932 केस रिपोर्ट हुए थे। 5 जून को फिर थोड़ा सा लॉकडाउन में थोड़ी सी और ढील दी गई थी। 9471 जुलाई में रिलैक्सेशंस और बढ़ाए गए थे, और 4 जुलाई को केस थे 24,850। 5 अगस्त को केसेस थे 56,282, और 16 सितंबर को फर्स्ट वेव का पीक था 97,894 केस। तो आप क्रमशः देखिए, जैसे जैसे लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस बढ़ाए जाते रहे, वैसे वैसे केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़े और हम अपने पीक पर पहुंचे सितंबर 16 को 97,894 केसेस में। उस दिन हमारा पॉजिटिव परसेंटेज, यानी जो जितने टेस्ट हो रहे थे और जो पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, उनके बीच का जो रेशियो था वो 8.6% था। पॉजिटिव परसेंटेज हमारा था। तो आप ये कह सकते हैं कि चूंकि पिछली बार माइल्ड वेव थी, डेथ्स बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, तो लोगों के अंदर बहुत डर नहीं था। अगर हम यहीं पर डेथ की बात भी कर लें पहले वेव में, तो 11 मार्च को पहली डेथ रिपोर्ट हुई थी। एक 76 साल के व्यक्ति, कर्नाटका के रहने वाले, जो 28 फरवरी 2020 को सऊदी अरेबिया से लौटे थे, उनकी मृत्यु हुई थी 11 मार्च को। वो पहली डेथ थी।
बाकी फिर मार्च में इक्का दुक्का डेथ्स होती रहीं, कभी 1, कभी 2, कभी 5, कभी 0। उसके बाद अप्रैल में 2 डिजिट्स में रही, यानी 100 के नीचे रही डेथ्स। मई में 100 से 200 के बीच में, जून में 200 से 500 के बीच में, और फर्स्ट वेव की मैक्सिमम डेथ रिपोर्ट की गई 15 सितंबर को 1290 एक दिन में। सितंबर के बाद मैंने कहा नहीं, ये पीक था, पीक के बाद घटने शुरू हो गए केसेस। दिसंबर जनवरी आते आते केसेस बहुत कम हो गए थे। जनवरी में और आधे फरवरी के अंदर केसेस 10,000 के नीचे आ गए थे। 2 दिन ऐसा भी था, 31 दिसंबर और 8 जनवरी, जिस दिन कोई डेथ रिपोर्ट नहीं की गई थी, मतलब उस दिन कोई डेथ नहीं हुई थी। बाकी अगर हम बात करें तो जो पॉजिटिव परसेंटेज था वो जनवरी और फरवरी में 2 के नीचे ही रहा। 8 फरवरी को केस देखिएगा तो 9110 है और उस दिन पॉजिटिव परसेंटेज था 1.7। यहां से फिर धीरे धीरे सेकेंड वेव ने दस्तक दे दी थी और केसेस बढ़ने शुरू हो गए थे। 28 फरवरी को केसेस हुए 15,510, 7 मार्च को केस हुआ 18,599। 7 मार्च स्पेसिफिकली मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस दिन ट्वीट किया था कि अब कोरोना से हम बाहर निकल आए हैं। उस दिन का केस है ये। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार फरवरी के बाद केसेस बढ़ने लगे थे। 31 मार्च को 72,330, होली पर कोई भी बंदिश लागू नहीं की गई थी और हमने खुलकर होली मनाई थी। उसके पहले इलेक्शन रैलीज चली रही थी। 16 अप्रैल को केस था 2,34,692 और सेकेंड वेव का पीक था 6 मई को 4,14,188 केस और इस दिन पॉजिटिव परसेंटेज था 22.2, 22.2 हमारा पॉजिटिव परसेंटेज था इस दिन। 30 मई को केसेस थे 1,52,734, यानी केसेस घटने लगे और अभी 30 जून को केसेस हो गए हैं 48,786। यहां पर मैं डेथ की बात भी करता चलूंगा साथ में कि कितनी मृत्यु हुई है। 13 जनवरी से 22 मार्च के बीच में जो डेथ थी वो 200 के नीचे थी। इसके बाद डेथ्स बढ़ने लगी और 18 मई को सेकेंड वेव की मैक्सिमम डेथ्स थी 4529 एक दिन में और अभी 30 जून को 1005 डेथ्स हुई हैं। एक बात बहुत गौरतलब है जिस पर आप सब लोगों का ध्यान जाना चाहिए। पहली बात, मैं ग्राफ यहां शो कर रहा हूं, ग्राफ आप देखिए कि एक तो केसेस कभी 0 नहीं हुए हैं। पहली वेव नीचे तो आ रही है मगर 0 नहीं हो रही है, केसेस 10,000 के नीचे हैं। और फिर हम एकदम जो सेकेंड वेव के रीजंस थे, बाज़ारों में भीड़ लगने लगी, इलेक्शन रैलीज हो रही थी, रिलीजियस फेस्टिवल्स पर कोई बंदिश नहीं रही, कुंभ भी शामिल कर लीजिए उसमें, पॉलिसी डिसीजंस बहुत अच्छे नहीं रहे, सर्विलांस सरकार का अच्छा नहीं था। आप कह सकते हैं सरकार ही सब कुछ करेगी तो क्या करेगी, बिल्कुल ठीक बात है, हमारी तरफ से भी लापरवाही, इसलिए मैंने बात ही शुरू यहीं से करी कि बाज़ारों में भीड़ शुरू हो गई थी, हम लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना ये सब बंद कर दिया था। लेकिन गलती सरकार की तरफ से भी थी कि उसने भी सर्विलांस अपना लगभग 0 कर लिया था और जो अर्ली वार्निंग्स थी यानी शुरुआती चेतावनी, उसको भी हमने नज़रअंदाज किया था। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने अपनी विजय गाथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गाई कि हमने कोरोना पर विजय हासिल कर ली है। 7 मार्च को हर्षवर्धन जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कहते हैं कोरोना से अब डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इन अर्ली सिग्नल्स को भी हमने नेग्लेक्ट किया और नतीजा रहा सेकेंड वेव जो बहुत ही घातक रही। तो मैं जैसा बता रहा था कि केसेस कभी 0 नहीं हुए, 10,000 के नीचे रहे। ये गनीमत थी कि 2 दिन कम से कम 0 डेथ्स हुई थी फर्स्ट वेव में। मैं इस बात को बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूं कि आज जब हम इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि सेकेंड वेव लगभग ख़त्म हो चुकी है और हमने उस पर विजय पा लिया है और वो लगभग जा चुकी है, तब की स्थिति ये है कि 30 जून को लगभग 50,000 के करीब केस थे और 1,005 डेथ्स थी। वहाँ पर था 10,000 केस, डेथ्स लगभग 0। यहाँ पर अभी हम जब कह रहे हैं कि सेकेंड वेव चली गई है तो 50,000 केस और डेथ्स 1,005 रिपोर्टेड। तो कहने का मेरे मतलब ये है कुल मिलाकर कि लापरवाही की गुंजाइश बहुत नहीं है। एक
बहुत भयानक लापरवाही हम लोग ने फर्स्ट वेव के बाद करी थी, तो उससे बहुत खतरनाक सेकेंड वेव आई और सिहरन पैदा कर देने वाली भयावह अप्रैल बीता है हम लोगों का। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता था कि आप सोकर उठें तो कोई मृत्यु ना हुई हो, या अक्सर ऐसा होता था कि आप रात भर सो नहीं पाते थे क्योंकि आपने तमाम दोस्त, हित मित्र, रिश्तेदार के संपर्क में बने रहते थे। कहीं कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं बेड नहीं, कहीं दवाइयाँ नहीं। एक दिल दहला देने वाला मंजर था। हम सब लोग, जितने लोग ये मेरी बात यहाँ आज सुन रहे हों, हम सब लोग ने उस दर्दनाक मंजर को देखा है। तो आज जब हम कह रहे हैं कि सेकेंड वेव कंट्रोल हो गई है और तब हम 50,000 केस पर बैठे हुए हैं, तो क्या लापरवाही की गुंजाइश है? अब चर्चा तीसरी वेव की है। तमाम क्वार्टर्स में चर्चा है कि तीसरी वेव आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, डिले होगी। डॉक्टर एन.के. अरोड़ा चीफ हैं कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के, उन्होंने कहा है कि तीसरी वेव दिसंबर तक डिले हो सकती है। ICMR कहता है तीसरी वेव आएगी मगर देर से आएगी। डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ये भी कहते हैं कि डेल्टा प्लस को तीसरी वेव से लिंक नहीं किया जा सकता, मगर कोई बात विश्वास के साथ नहीं कह रहा है, यानी हर चीज़ की गुंजाइश बनी हुई है। कुल मिलाकर बात यह है कि खतरा है और हम सतर्क रहें, वही बेहतर है। लापरवाह होने की गुंजाइश एकदम भी नहीं है। प्रोफेसर राजेश रंजन और महेंद्र वर्मा की एक स्टडी है, अगर उसकी बात करें तो वो ये मानते हुए कि 15 जुलाई को आप पूरी तरीके से भारत को अनलॉक कर देंगे, तो 3 संभावनाओं पे बात करते हैं। हाँ, इनकी स्टडी में वैक्सीनेशन को शामिल नहीं किया गया है। तो सिनेरियो 1 है कि रूटीन हम बैक टू नॉर्मल हो जा रहे हैं, और इस स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो पीक आएगा वो अक्टूबर के आसपास आएगा, और जो पीक होगा वो सेकेंड वेव से थोड़ा कम होगा। दूसरा सिनेरियो है कि नॉर्मल हम हो रहे हैं, मतलब स्थितियां नॉर्मल हो रही हैं, मगर वायरस म्यूटेट कर जा रहा है एक नए वेरिएंट में। अब क्या होगा कि जल्दी पीक आएगा, सितंबर में भी हो सकता है, और ये खतरनाक होगा सेकेंड वेव से। तीसरा सिनेरियो है हम सख्ती बनाए रखें, यानी अगर हम लॉकडाउन खोल भी रहे हैं तो उसके साथ सख्ती बनाए रखें और साथ में खुद भी सतर्क रहें। तो उस केस में क्या होगा कि जो थर्ड वेव का पीक होगा उसको हम डिले कर सकते हैं, अक्टूबर, लेट अक्टूबर में, नवंबर की तरफ बढ़ा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखें, और ये क्या होगा, सेकेंड वेव से ये कम भयावह होगी, पीक हमारा नीचे होगा सेकेंड वेव से। 2 बातें जो तीसरी लहर को डिले कर सकती हैं और उसके प्रभाव को कम करेंगी, वो है पहला एक्सपोजर रेट और दूसरा है कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन। यानी हम अपने आप को कितना बचा के रखते हैं, कितना एक्सपोज नहीं करते हैं, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग, कितने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, और दूसरी बात है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा कितना सफल है और कितने लोगों तक हम पहुंचा चुके हैं। यानी इन 2 चीज़ों पर ही सब सारा दारोमदार होगा। तो पहली पर बात अभी बाद में करते हैं, पहले हम बात करते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम की। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो अभी आपको कुछ दिन पहले याद होगा सरकार की तरफ से एक तमाशा किया गया था। तमाशा शब्द इससे इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो तमाशा ही था। जब मैंने अपनी बात यहाँ शुरू की थी तो मैंने कहा था मैं पूरी तरीके से सरकारी आंकड़ों पर ही फोकस करूँगा, लेकिन मैंने कहा था कि वैक्सीन के मामले में सरकारी आंकड़ों पर मत जाइएगा। इसलिए नहीं कहा था कि सरकार झूठ बोल रही है, इसलिए कहा था कि उन आंकड़ों को एक दूसरे पहलू से दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है, उस बात को समझने की कोशिश करिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले कहा गया कि हमने अमेरिका को पिछाड़ दिया, हमने अमेरिका से ज़्यादा वैक्सीन लगा दी, आदि आदि आदि, इस तरह की तमाम बातें मीडिया में चर्चा थी। एक चैनल में देख रहा था, उसमें एंकर इस बात को बताने के लिए कि हमने अमेरिका को वैक्सीनेशन में पिछाड़ दिया है, वो दौड़ते हुए अपना एंकरिंग कर रही थी। तो इस तरह के जो तमाशे हो रहे थे, सारे हेडलाइंस, सारी मीडिया में इस कदर मीडिया का मैनेजमेंट था कि एक ही सी हेडलाइन सारे न्यूज़पेपर्स में हर जगह कि हमने अमेरिका को पिछाड़ दिया वैक्सीनेशन में। कोई इस बात को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था कि अमेरिका की जनसंख्या कितनी है और उसे कितने लोगों को वैक्सीनेट करना है, और भारत की जनसंख्या कितनी है और हमें कितने लोगों को वैक्सीनेट करना है। मैंने एक चार्ट बनाया है, उस पर अगर आप ध्यान दें तो कुछ चीज़ें और स्पष्ट होंगी।
अमेरिका की जनसंख्या है, अभी ये 2019 का डेटा है, 32.82 करोड़, भारत का 136.64 करोड़ और चाइना का है 139.77 करोड़। यानी हम अमेरिका से लगभग 4 गुने से ज़्यादा जनसंख्या हमारी है। हम किसके करीब हैं? हम करीब हैं चाइना के। हमारी जनसंख्या 136.64 और चाइना की 139.77, यानी लगभग 2-3 करोड़ जनसंख्या का फासला हमारे और चाइना के बीच में रह गया है। तो हमको अपना अगर कंपैरिजन करना है तो चाइना से करना होगा। खैर, तो अमेरिका ने टोटल वैक्सीन की जो डोजेज लगाई हैं वो है 32.33 करोड़, 32.33 करोड़ डोज वो लगा चुका है। हमने कितनी लगाई? 32.36 करोड़। अब जैसे ही 3-6 लगाई वैसे ही तमाशा शुरू। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान इस बात से लेकर हटना है कि अभी हम कितना पीछे हैं वैक्सीनेशन में। तो आपको एक फॉल्स होप देनी है, झूठी आशा कि बस हमने मार दिया है तीर, क्योंकि वैक्सीन्स है नहीं, कम है वैक्सीन्स। और हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम बाद में शुरू किया है, धीमा शुरू किया है। मेरा एक पूरा वीडियो है इस पर, कोरोना की वैक्सीन पर, उस पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी। खैर, तो हमने वैक्सीन दिया 32.36 करोड़ और चाइना ने दिया 126.4 करोड़। हमसे लगभग 4 गुना ज़्यादा वैक्सीनेशन चाइना कर चुका है। तो हम चाइना की चर्चा कहीं भी नहीं कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि यूरोप हो या अमेरिका हो या कोई भी देश, वो जितनी जनसंख्या है उतने ही तो वैक्सीनेट करेगा। अमेरिका की जिम्मेदारी 32.82 करोड़ लोगों की है, ना कि 136.64 करोड़ लोगों की है। उसे वैक्सीनेशन अंत में 32 करोड़ लोगों को करना है और हमें 136 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। जो पर 100 व्यक्तियों पर वैक्सीन एडमिनिस्टर हुई हैं उसका रेशियो है अमेरिका का 97.22, इंडिया का है कुल 23.73 और चाइना का है 85.16। ये रेशियो 100 से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि हर आदमी को एक से ज़्यादा वैक्सीन लगनी है। और बहुत सारे देश इस दुनिया में ऐसे हैं जो 100 से ऊपर, यानी उनका यूएई का है 157 के आसपास पर 100 पीपल। अगर आप इस परसेंटेज की बात करें कि हम कम से कम एक डोज कितने लोगों को दे चुके हैं, तो ये प्रतिशत अमेरिका में है 53.71 और भारत में है कुल 19.24। अगर आप इसकी बात करेंगे कि हम कितने लोगों को फुली वैक्सीनेट कर चुके हैं, तो हम 47% लोगों को अमेरिका वैक्सीनेट कर चुका है पूरी तरीके से, जहां दोनों डोज लग गई हैं इतने लोगों को, और हमारे पास कुल 4.3% लोग ऐसे हैं जिनको हमने फुली वैक्सीनेट किया है। इस आंकड़े के बाद एक चीज तो आपके दिमाग में स्पष्ट हो गई होगी कि कहां पर हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टैंड कर रहा है। तो हम इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के भरोसे बहुत नहीं रह सकते हैं, हमें अपनी सतर्कता खुद बनाए रखनी है। तो इसलिए अब यहां से हम अपने पहले वाली बात पर चलेंगे, एक्सपोजर रेट की जो बात मैं कर रहा था उधर चलेंगे। तो अब हम बात को सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर लाकर रोकते हैं, क्या किया जाना चाहिए और हमारा रोल क्या है। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा ही रोल है, क्योंकि जैसी की बात मैंने अभी वैक्सीनेशन पर की कि अभी 7-8 महीने लगेंगे कम से कम 60% लोगों को फुली वैक्सीनेट करने के लिए, कम से कम। हालांकि जो सीरो पॉजिटिविटी वाले सर्वेज हो रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि 67% के आसपास, WHO एम्स का जो सर्वे हुआ उसने दिखाया कि इतने लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं अब तक। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं इम्यूनिटी जो शरीर में बनती है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहती है, मगर जो टी मेमोरी सेल्स हैं वो उस वायरस को याद रखते हैं और अगली बार जब वो वायरस शरीर में एंटर करता है तो वो उसके खिलाफ खड़े होते हैं। इस पर चर्चा विस्तार से फिर किसी दिन, मगर ये सर्वेज ये दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब पॉपुलेशन इम्यूनिटी। जब एक बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके होते हैं तो वो फिर कोई इन्फेक्टेड आदमी अगर बीच में आ जाता है तो वो बढ़ा नहीं पाता इन्फेक्शन को। तो सारी बातों का दारोमदार ये है कि हर्ड इम्यूनिटी मतलब दो चीज़ें, एक तो मैक्सिमम लोग इन्फेक्ट हो चुके हों या वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो चुका हो। तो
पहली चीज़ की तरफ तो हम हैं कि सेकंड वेव ने एक मैक्सिमम लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है। चाहे यूपी का डेटा आप उठाकर देख लीजिए, जो भी सरकार ने अपने आंकड़े कराए उसमें उन्होंने देखा कि 55% के आसपास लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। यही WHO और एम्स के सर्वे में भी आया है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है, उम्मीद है दिसंबर तक एक मेजॉरिटी लोगों को लग जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगले 7-8 महीने बहुत क्रूशियल होने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 3-4 चीज़ों को गांठ बांध लीजिए। सरकार के लिए आप सिर्फ आंकड़े हैं। अगर आपकी मृत्यु हो गई, आपके अपने की किसी मृत्यु हो गई, आपके परिवार में किसी की मृत्यु होगी, तो एक आंकड़ा बढ़ जाएगा सरकार में, और अंडर रिपोर्टिंग होगी तो वो भी नहीं जाएगा। अप्रैल में यही सिखाया। जब पीक था तो किस तरीके से मेडिकल व्यवस्थाएं क्रम्बल कर गई थी, ढह गई थी, पूरी दुनिया में ढह गई थी, हमारी भी ढह गई थी। यानी वो संभाल नहीं पाएंगे हम। संभला कब? जब अपने आप पीक से हम नीचे आए। तो अप्रैल भयावह था, वो सबके मेमोरी में होगा। तो सतर्क रहिए। तो कुल मिलाकर करना क्या है कि वैक्सीनेशन कराइए। जैसे ही मौका मिले वैक्सीनेट करा लीजिए अपने आप, बिना लापरवाही के, और इस बात को आगे बढ़ाइए। किसी भी तरीके की अफवाहों को रोकिए, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। दूसरा, डिस्टेंस मेंटेन करिए। इंडोर सोशल गैदरिंग्स खास तौर से रोक के रखिए, बिल्कुल मत करिए। और बाहर भी ये कोशिश करिए कि बहुत भीड़ एक जगह ना हो। काम बंद नहीं कर सकते, मजबूरी है, अर्थव्यवस्था वैसे ही बहुत बुरी शेप में है, लेकिन जितना बचा सकते हैं उतना तो बचाएं। मास्क का साथ कभी मत छोड़िए, हमेशा लगा के रखिए। हो सकता है तो डबल मास्क लगाइए, और हाथ साफ करते रहिए। यानी जो कोविड प्रोटोकॉल था, जिसको हम 1.5 साल से सुन रहे हैं मगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब पीक पे रहते हैं तो फॉलो करते हैं, जब नीचे आ जाते हैं तो रिलैक्स कर जाते हैं। तो 7-8 महीने अगले बहुत क्रूशियल होने जा रहे हैं। इस निर्णायक दौर में सरकार के भरोसे कतई मत रहिए। जान आपकी है, आपको बचानी है। आप अपने लोगों के लिए बहुत खास हैं। सरकार के लिए तो आंकड़ा है, मगर अपने लोगों के लिए सब कुछ है, उनकी पूरी दुनिया है। उनके लिए सतर्क रहिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, और तभी हम इस आने वाले 3rd वेव जिसको हम कह रहे हैं उससे बच पाएंगे, और फिर बचकर बाहर निकलेंगे। तब तक एक मेजॉरिटी लोग वैक्सीनेट हो चुके होंगे, और दुनिया हो सकता है जितनी खराबियां, जितनी दुश्वारियां हैं, ये शायद ख़त्म हो जाएं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सब्सक्राइब अगर अभी तक ना किया हो तो कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके बीच में मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।